सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 18 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित इस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बने और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न को जाने उससे पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज दिनांक होगी 18 नवंबर। जानते हैं कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक अन्य दिवस मनाने की भी घोषणा की गई और आज का जो दिन है उन्होंने कहा कि 18 नवंबर से हर साल कौन सा दिवस मनाया जाएगा? बाल यौन शोषण दिवस, जिसमें बच्चों के खिलाफ, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा आदि को रोकने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये 18 नवंबर को की गई। इससे पहले विश्व दर्शन दिवस की भी बात कर चुके हैं, जबकि इस साल पहला दिवस ऐसा मनाया जा रहा है जो बालकों को समर्पित है, जिसके अंदर बालकों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार और अलग प्रकार की जो हिंसा होती है बच्चों के साथ में, उस प्रकार के जो दिवस मनाए जाते हैं उनकी रोकथाम के लिए इस प्रकार का दिवस मनाया जाना इस साल सुनिश्चित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी 18 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। ये भारत के लिए है, ये राष्ट्र के नाम से है। और बाकी जो दो आपने दिवस देखे, विश्व दर्शन दिवस है, इसके अलावा बाल यौन शोषण के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहारों से संबंधित जो दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, वो भी 18 नवंबर को ही है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न के अंत में आपको बताने वाला हूं, आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका आंसर भी आपको हमारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक और देखते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं, चलिए। देश का पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया जाएगा? जिस प्रकार से स्टार्टअप हर जगह सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार अभी स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाने वाले हैं। और इसी के संदर्भ के अंदर गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, वैसे तो राजधानी गांधीनगर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर देखा जाए तो अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद के अंदर स्पोर्ट्स स्टार्टअप का कॉन्क्लेव वहां पे आयोजित किया जाएगा। तो ये कहां पर है? गुजरात में है। अभी वर्तमान में स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव के अलावा देख पा रहे हैं कि अभी जो 10वां प्रो कबड्डी जो लीग है, उसके अंदर भी स्टार्टअप का ही एक नजरिया है। देखा गया कि 10 साल पहले भी स्टार्टअप के थ्रू ही उसको सोचा गया था। और इसके अलावा देश के अंदर स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस प्रकार के स्टार्टअप्स की वाकई ज्यादा जरूरत है। और इसी के संदर्भ के अंदर देश का पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आयोजन की तिथि 11 दिसंबर है और उद्देश्य देश में स्पोर्ट्स स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे करी जा रही है। अब स्पोर्ट्स की बात हो रही तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था। शुभंकर उसका मोगा था। सबसे ज्यादा अगर पदक किसी राष्ट्र ने, अगर किसी राज्य ने जीते हैं तो उसका नाम है महाराष्ट्र। तो आपने ये देखा, मोगा है, महाराष्ट्र है और गोवा में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा 10वां प्रो कबड्डी लीग है, सीजन उसका जो है 10वां है, वो 2 दिसंबर 2023 से 21 फरवरी 2024 तक ये खेला जाएगा प्रो कबड्डी लीग। और जिसके अंदर 12 टीमें भाग लेती हैं और यही 12 टीमों के जो खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन करते हैं, तो भारत की जो टीम है, राष्ट्रीय टीम है, उसके अंदर वो भाग लेते हैं। और भारत वर्तमान के अंदर विश्व की सबसे कह सकते हैं अच्छी टीम या नंबर 1 रैंकिंग पे अगर कोई भी है तो है वो कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय कबड्डी टीम है, और उसने अभी जो है वो उज्बेकिस्तान को, ईरान को हरा करके, और अभी उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है एशियन गेम्स में भी। खेल मंत्री की बात करें तो अनुराग ठाकुर है। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हाथी के जो जादूगर हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम से ही अभी जो है देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाने लगा। इससे पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी था। खेल दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। देश में एक वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में 4.7% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्न से संबंधित आंकड़ों की सालाना हैंडबुक किस संस्था के द्वारा उसको जारी की जाती है?
तो वैसे देखा जाए तो भारत आजादी के बाद में खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर हो गया और बहुत बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, खाद्यान्न उत्पाद हैं जिनको हम निर्यात भी करते हैं। तो चलिए इसी के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि हैंडबुक है इसको कौन जारी करता है, तो ये भारत की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना इसकी कब होती है? 1934 का अधिनियम है और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया। सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करती है, अन्य बैंकों की अधिनियामक संस्था के तौर पे भी काम करती है। इसके अलावा रेमिटेंस में के बारे में बात करती है और जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको सहेजने का काम भी कौन करती है? आरबीआई करती है। इसके अलावा मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का संचालन भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ये हर एक 2 महीने बाद इसकी बैठक होती है और उसके बाद में बैंक रेट, एक होता है बैंक रेट और इसके अलावा केस रिजर्व रेशियो और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल सुसन के नाम से भी कहा जाता है, वो भी आरबीआई करती है। आरबीआई 2 प्रकार के उपाय अपनाती है, एक तो होती है गुणात्मक तौर और एक होती है मात्रात्मक तौर पे, क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव एफर्ट्स के थ्रू मौद्रिक जितने भी प्रकार के उपाय जो है वो अपनाए जाते हैं, वो आरबीआई के द्वारा ही अपनाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आरबीआई एक वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के अंदर 4.7% की दर से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे खाद्यान्न उत्पादन गिरा है, जबकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे खाद्यान्न उत्पादन में हुई है बढ़ोतरी। अगर बढ़ोतरी वाले अगर राज्यों की बात करी जाए तो एमपी है, जब से अगर खाद्यान्न में कमी देखी दर्ज की गई है वह है झारखंड। चलिए तो देख लेते हैं आप अपन कि सबसे अगर कम खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले जो राज्य हैं, जहां पे पिछली बार का जो रिकॉर्ड था या जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ था उसका 40% माइनस में चला गया झारखंड। इसके समानांतर में बिहार है, गुजरात और हिमाचल, यहाँ पे भी कमोबेश यही चीजें देखी गई हैं कि जहां पे खाद्यान्न उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होता चला नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करी जा रही है, जहां पे मध्य प्रदेश है वो 13.5%, इसमें बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में 8%, 8.1%। इसके अलावा पंजाब जहां पे 6.6% खाद्यान्न उत्पादन की प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हैंडबुक कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। अब आरबीआई ने कुछ और चीजें भी करी है कि दिहाड़ी के हिसाब से देखा जाए, किसी भी मजदूर को अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा दिहाड़ी कहां मिलती है, सवाल पूछा जा सकता है। उस राज्य का नाम है केरला। लगभग 852 रुपए के हिसाब से एक प्रति व्यक्ति मजदूर को वहां पे दिए जाते हैं। भारत का सबसे दिहाड़ी मजदूरों को देने वाला राज्य कौन सा है? उसका नाम है केरला। केरला वैसे भी अपने आप में इंपोर्टेंट है। केरला के अंदर अगर देखा जाए तो एचडीआई इंडेक्स है, उसके बाद में लिंगानुपात की बात करें, चाहे साक्षरता की बात करें, तो केरल अपना अव्वल स्थान रखता है। अभी हाल ही के अंदर वहां के जो 16 जिले हैं वहां पे हॉल मार्किंग सिस्टम किसके लिए? ऑर्नामेंट्स की शुद्धता को मापने के लिए। जितने उसके जिले हैं, 16 जिले हैं, वहां पे सब जगह उसको क्या कर दिया है? लागू कर दिया है। इसके अलावा पर्यटन की जो साइट्स है वहां पे माइक्रो साइट्स के थ्रू और पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने का कार्य भी अगर कोई राज्य कर रहा है तो कौन कर रहा है? केरला कर रहा है। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर है, कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, शशिकांत दास अभी वर्तमान में इसके गवर्नर है। रेपो रेट 6.5% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.3% है। रेपो रेट के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये है कि आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को जो ऋण दिया जाता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6.5% है। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? ये जो बैंकों के पास में अधिशेष पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा, जो सरप्लस मनी रह जाती है, उसको रखने के लिए बैंक रिक्वेस्ट करते हैं आरबीआई से कि हमारा पैसा आप रख सकते हैं। तो आरबीआई कहती है कि यस मैं रख तो सकता हूं, लेकिन मैं आपको उतना ब्याज नहीं दे पाऊंगा जितना मैं आपसे लेता हूं। और इसी के संदर्भ के अंदर 3.35% रिवर्स रेपो रेट की दर है जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई है और ये समय समय पे बदलती रहती है। इसके अलावा स्थापना की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसने कार्य करना शुरू करा। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम शशिकांत दास है और इसका मुख्यालय वो कहां पर है? मुंबई में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम जिनका संबंध कुकी समुदाय से है, किस राज्य से संबंधित है? हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि मणिपुर के अंदर दो क्या है? समुदाय है।
एक तो कौन सा है कुकी, दूसरा कौन सा है मैतेई। दोनों ही समाज या दोनों ही जातियों के बीच में काफी लंबे समय से वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति देखी जा रही है और इसके बीच में काफी हिंसा हुई और इसके अलावा सशस्त्र बलों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा और मिजोरम को तो अपने आप में नुकसान उठाना ही पड़ा है कि काफी दिनों से मिजोरम इस हिंसा से क्या है ग्रस्त है और सरकार भी वहां पे कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम जिनका संबंध कुकी समुदाय से, उन्होंने कहा है कि हमारा जो प्रभाव है वो 3 जिलों के अंदर है, तो क्यों ना हम अपना कुछ ऐसा कोई स्वायत्त स्टेट बना ले। इसके लिए सरकार को उन्होंने आगाह किया है। इसके लिए 32 प्रकार के विद्रोही संगठन है जो कुकी समुदाय से आते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे संगठन हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी समुदाय का जो ट्राइंगल जो है उन तीनों के बीच में संवाद स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं 2005 से ही, लेकिन अभी तक उस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए जहां पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में शांति और सौहार्द की स्थिति बन सके। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मणिपुर है इसका आंसर। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स जो है ITLF है, ये मान क्या है कि चुराचांदपुर, कांगपोक्सी और टेंगनाउपुल के स्वायत्त सरकार हम बनाना चाहते हैं। मणिपुर में टोटल कितने 32 कुकी विद्रोही समूह हैं। 25 ऐसे हैं जिनका केंद्र का संचालन केंद्र, राज्य सरकारों और जो वहां के जो कुकी समुदाय उनके बीच में हो रहा है। 2000 जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2005 से राजनीतिक वर्तमान में भी वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक इसका कुछ हो नहीं पाया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है, जबकि अनुसैया उइके की यहाँ पे क्या है राज्यपाल है। इसके प्रमुख त्योहारों की बात करें अगर मणिपुर के संदर्भ में तो देखा जाए कि मेरा होमचोबा ये यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा अन्य जो है वो गेंग नगाई, लुई नगाई, याओसांग, थाबल चोंगबा इत्यादि यहाँ के प्रमुख त्योहार है। अब बात करते हैं कि म्यांमार के साथ में सीमा कितनी लगती है, तो 398 किलोमीटर के आसपास की सीमा म्यांमार की मणिपुर के साथ लगती है। अभी म्यांमार में भी कुछ ज्यादा स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और वहां पे भी जुंता सरकार के सैनिक और एक दूसरे संगठन के बीच में काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से वहां के जो लोग हैं वो भी म्यांमार से शिफ्ट होकर के मणिपुर में आ रहे हैं। तो मणिपुर तो ऑलरेडी पहले ही हिंसाग्रस्त था और वहां पे उन लोगों के आने से स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई है। मैतेई और कुकी के मध्य संघर्ष के बारे में हम सब जान ही रहे हैं कि लगभग 1 साल के आसपास होने को लगा है और अभी तक इस संघर्ष का अंत देखने में नजर नहीं आ रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। राजस्थान में किस जिले में मंडी अभी सऊदी अरब को ऐसी कौन सी करेगी जो निर्यात करने वाली है। तो देखा जाए तो देखा कि हमने राजस्थान का एक जिला है अलवर और अलवर के अंदर वहां की जो प्याज मंडी है वो काफी प्रसिद्ध है, प्याज प्रसिद्ध है वहां के। और इससे पहले जो अलवर जो मंडी थी वो बांग्लादेश को भी प्याज क्या करती रही है, निर्यात करती रही है। अभी अलवर मंडी ने ही एक MOU किया है, किसके साथ में, ये किया है सऊदी अरब के साथ में। तो सऊदी अरब को भी प्याज की जरूरत है और सऊदी अरब की एक टीम भी यहाँ पे विजिट करी थी उसने। और अभी मौसमी गतिविधियों को देखते हुए कि प्याज अभी तक पूरे पके हैं कि नहीं पके, उसके बाद में अलवर मंडी सऊदी अरब को भी निर्यात करने वाली है। चलिए ये तो आपने देखा, इसका आंसर हो जाएगा अलवर और ये राजस्थान का एक जिला है। चलिए राजस्थान का इसका पूर्वी द्वार भी कहते हैं इसको, अलवर को। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक सरिस्का अभ्यारण्य है जो किसके लिए, बाघों का घर इसको भी कहा जाता है। ये चीजें जानी। अब बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। बात ये करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी अगर प्याज मंडी है तो कौन सी है, उसका नाम है नासिक। नासिक कहां पे है, ये है महाराष्ट्र में। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्याज कहां होता है, महाराष्ट्र में होता है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्याज कहां होता है, तो वो चाइना में होता है। विश्व के अंदर दूसरा ऐसा कौन सा देश है, या कह सकते हैं रैंकिंग के अंदर नंबर दूसरा कौन सा देश है, तो भारत है। तो भारत के अंदर विश्व के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। डिस्ट्रिक्ट हो गया अलवर जहां प्याज मंडी सऊदी अरब को प्याज भेजने वाली है। बांग्लादेश के बाद में अलवर के प्याज सऊदी अरब को भी निर्यात किए जाएंगे। अलवर में इस साल 3.52 लाख मीट्रिक टन की प्याज की जो पैदावार है वो होने वाली है। भारत के प्रमुख जो प्याज के उत्पादक राज्य है जिसके अंदर महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है और उड़ीसा भी है। भारत की सबसे बड़ी प्याज की मंडी वो कौन सी, नासिक है। विश्व में भारत का प्याज उत्पादन में स्थान कौन सा है, द्वितीय, जबकि प्रथम किसका है, चाइना का है। चलिए, और प्याज अपने आप में सही बात है कि किसी भी प्रकार की कोई सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर प्याज की आवश्यकता हमेशा ही पड़ती है और भारत डिमांड के हिसाब से बहुत ज्यादा उत्पादित करता है, लेकिन कभी कभार फसलों की खराबी होने की वजह से
प्याज के दाम कभी कभी हम सुनते हैं कि आसमान की तरफ चले गए। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। किस हाई कोर्ट द्वारा ऑनलाइन दवा बिक्री से संबंधित नियम 8 सप्ताह में बनाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है? इसका जो आंसर हो जाने वाला वो कौन सा हो जाने वाला है? दिल्ली हाई कोर्ट। इस प्रकार का जो मामला था वो पिछले 5 साल से चल रहा है। 5 साल से ये बात हो रही है कि ऑनलाइन के अंदर जो दवा बिक्री कर रहे हैं उसका नियम आप बताएं कि कितने पैसे में बेचेंगे, कौन सी गाइडलाइन होंगी, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या रहेगी। इस बारे में काफी समय से वाद विवाद या कह सकते याचिकाएं लंबित है, 5 साल हो गए। अभी हाई कोर्ट ने अंतिम स्वर में ये कहा है कि केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि आप 8 सप्ताह के अंदर अंदर भीतर अपना क्या करेंगे, जवाब प्रस्तुत करेंगे कि आपको ऑनलाइन बिक्री जो दवाइयों की जो की जाने वाली उस पर आपकी गाइडलाइन आपने बनाई है या नहीं बनाई है। तो ये हाई कोर्ट किसका है? ये दिल्ली हाई कोर्ट का ये निर्णय है। चलिए देख लेते हैं। 28 अगस्त 2018 को, तो लगभग 5 साल हो गए इस बात को, और उसकी अधिसूचना भी आ गई थी और परामर्श और विचार किया जाना भी लेकिन अभी भी जारी है। मामला 5 साल से अटका हुआ था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये लंबित था और यहां पे इन्होंने हाई कोर्ट ने इस प्रकार का एक निर्णय निकाला है कि 8 हफ्ते के अंदर आप इसका क्या देंगे, जवाब प्रस्तुत करेंगे। देखा आपने कि 8 सप्ताह के अंदर इसका आप जवाब प्रस्तुत करेंगे। अब जान लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हाल ही में हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो चर्चा में थे। किस लिए थे? कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के थे, राजस्थान के थे, इसके अलावा गुवाहाटी के तीनों जो मुख्य न्यायाधीश थे कहां के, राज्यों के थे, उनको कहां भेज दिया गया? उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए न्यायाधीश भेज दिया गया। उनकी प्रक्रिया क्या रहती है? इसकी प्रक्रिया का पहला मैंने एक वीडियो बनाया था इसी के संदर्भ में कि कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है? जहां पे 4+1, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस 1 सीजीआई, उन लोगों का कॉलेजियम सिस्टम होता है। और उन्हीं की सलाह पे राष्ट्रपति इन जो अन्य जो जज हैं जिनको कहां से ट्रांसफर करना है, उनको पदोन्नति देनी है या किसी प्रकार की रिटायरमेंट करना है, जैसा भी स्थिति बनती है, उनमें सलाह मशवरा कौन करता है? 5 सदस्यीय कमेटी होती है जो वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस सीजीआई की होती है। और कॉलेजियम सिस्टम का जो सबसे पहले शब्द हमने जो सुना वो 1998 का जो तृतीय जो केस इजवाज था उसके अंदर हमने इस केस को सुना कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। तो अभी उस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और गुजरात मुख्य कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको भी सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है सतीश चंद्र जो शर्मा है, इनको कहां भेज दिया गया? अभी उनको भेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट एज ए न्यायाधीश, उनका ट्रांसफर हो गया। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे ऑगस्टिन जॉर्ज बसी, उनको भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो संदीप मेहता थे, ये भी कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। 1998 से जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम लागू हो चुका है। सीजीआई के साथ में वरिष्ठ 4 जो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, न्यायाधीश हिस्सा लेते हैं। कॉलेजियम जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर की सिफारिश किसको करता है? केंद्र सरकार को करता है। आपने इस प्रश्न के माध्यम से और सारे एस्पेक्ट भी आपने जाने। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। कौन सा खिलाड़ी एटीपी फाइनल जीतने वाला दुनिया का सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बना? संबंध किससे है? भारत से है। नाम क्या उनका क्या है? रोहन बोपन्ना है। कितने साल के हो गए हैं? तो 43 साल के हो गए। इससे पहले एक डैनियल नाम के खिलाड़ी थे, वो सिर्फ मात्र 42 साल के थे, जबकि ये कितने हैं? 43 साल के। तो 43 साल की उम्र के अंदर भी वो टेनिस खेल रहे हैं और वहां पे वो जीत भी रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन से हो जाएगा? रोहन बोपन्ना है। कहां के रहने वाले हैं? भारत के रहने वाले हैं। और उन्होंने अभी एटीपी फाइनल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी वो बने हैं। जान लेते इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रोहन बोपन्ना है, 43 साल है। इससे पहले कनाडा के डैनियल लेस्टर हैं जो उम्र इनकी 42 साल रही, तो इस बार ये 43 साल के हो गए, तो इनका रिकॉर्ड बन गया। अभी बात करते हैं कि टेनिस के बारे में। वर्तमान में टेनिस के नंबर 1 रैंकिंग पे खिलाड़ी है, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। और पेरिस मास्टर अभी हाल ही के अंदर जो हुआ था उसमें 7वां एटीपी का खिताब 1000 उन्होंने क्या करा? जीता है। टूर्नामेंट के इतिहास के अंदर 3 से ज्यादा किसी ने भी इस टूर्नामेंट को जीता नहीं है, लेकिन इन्होंने कितनी बार जीत लिया है? उसको 7वां रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। बाकी और कोई 2 खिलाड़ी था वो कितनी बार जीत चुका था? सिर्फ 3 बार, जबकि ये कितनी बार जीत चुके हैं? उसको 7वीं बार। अभी तक इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत ली है। बात महिला अगर कैटेगरी की करी जाए तो इगा स्वातेक है, वो अभी नंबर 1 पोजीशन पे है मेरिट के अंदर। महिला खिलाड़ियों के अंदर उनकी नंबर 1 रैंकिंग है। साल में अब आप सवाल पूछे जाते हैं कि साल के अंदर कौन कौन से ग्रैंड स्लैम कहां खेले जाते हैं, तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। देखते हैं
ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और क्या होता है, यूएस ओपन होता है। ये साल के अंदर 4 प्रकार के यहाँ पे टेनिस के क्या होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। भारत के खिलाड़ियों की बात करी जाए तो यहाँ पे महेश भूपति है, लिएंडर पेस है, रोहन बोपन्ना है और यूकी भांबरी जैसे खिलाड़ी हैं जो टेनिस की जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है उनके अंदर भाग ले रहे थे। यद्यपि उनकी रैंकिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना वो बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। अगर ओलंपिक की बात करी जाए तो लिएंडर पेस, ओलंपिक के अंदर भारत के किसी खिलाड़ी ने कोई अगर मेडल जीता है तो उनका नाम है कौन सा, लिएंडर पेस। कौन सा पदक जीता है उन्होंने, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के लिए कुछ स्कूलों को क्राउड फंडिंग के जरिए फंड जुटाने का क्या दिया, निर्देश दिया है। पहली बात तो है कि अभी क्या हो रहा था कि फंड जुटाने में या स्कूलों में फंड देने के लिए मिड डे मील के संबंधित में केरल सरकार के पास में इस प्रकार का कोई फंड अभी वर्तमान में उनके पास था नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल अपने लेवल पे क्या करेंगे, फंडिंग को जुटाएंगे और उसके बाद में वही मिड डे मील का क्या करेंगे, संचालन करेंगे। हमारे पास में पैसा नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा राज्य है केरला। तो कह सकते हैं कि स्वावलंबी, स्कूलों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आर्थिक संकट केरल सरकार के समक्ष आ गया, जिसकी वजह से मिड डे मील के अंदर जो पैसा लगता है वो सरकार के पास में चुकाने के लिए नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा केरला। यद्यपि केरला अपने आप में कह सकते हैं एक आइडल स्टेट है, एक आदर्श स्टेट है, जहां पे सबसे ज्यादा जो स्थितियां हैं, चाहे एचडीआई इंडेक्स की बात करें, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात करें। अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा कि सबसे ज्यादा अगर दिहाड़ी मजदूर को देने वाला अगर कोई भी राज्य है तो वो कौन सा है, केरल है। तो दिहाड़ी मजदूर को पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा मजदूरी दी जाती है, वो कितनी दी जाती है, 852 रुपए। जबकि उत्तर भारत के आसपास अगर जब हम यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और राजस्थान की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 300 से 400 के मध्य ही मेहनत मजदूरी एक दिहाड़ी मजदूर को मिलती है। लेकिन उससे उलट दक्षिणी भारत का एक छोटा सा राज्य केरल, जहां पे 852 रुपए उनको दिहाड़ी के तौर पे दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। केरल आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, क्राउड फंडिंग के जरिए स्कूलों में स्वयं मिड डे मील का पैसा जुटाना होगा। 30 नवंबर तक मेंटेनेंस समिति बनाने के आदेश किसने दिए, सरकार ने दिए, जो राशन वितरित करने वाली है। कारण क्या, मिड डे मील का खर्चा उठाने में राज्य सरकार वर्तमान में क्या हो गई है, असमर्थ हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई। 1962 के अंदर सबसे पहले तमिलनाडु ने औपचारिक शुरुआत करी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की क्या हुई, शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है इसका कि मिड डे मील देने की ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी। हालांकि सरकार मुफ्त के अंदर शिक्षा तो मुहैया करा ही रही है, लेकिन उनको खाना क्यों दे रहे हैं। कारण सिर्फ इसका एक ही है कि स्कूलों के अंदर नामांकन को बढ़ाना, इसके अलावा लोगों के प्रति जो उदासीनता है, किसकी वजह से, शिक्षा के प्रति जो लोगों की जो उदासीनता, उसको और ज्यादा क्या करना, इसके लिए प्रोत्साहित करना कि आपको खाना भी मिलेगा, स्कूली पुस्तकें अच्छी आपको मिलेंगी, फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसी की वानगी है कि भारत के अंदर लगातार अभी शिक्षा का जो स्तर है, उसका जो प्रतिशत है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए इस प्रकार की चीजें ये हैं। धार्मिक पर्यटन को मैंने बढ़ावा देने के लिए आपको पहले कहा था कि माइक्रो साइटिंग की शुरुआत करने वाला राज्य भी कौन सा है, केरला ही है। इसके अलावा केरल के सभी जो 16 जिले हैं वहां पे हॉल मार्किंग केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री का नाम है पी विजयन। और करते हैं बात राज्यपाल की, तो ये इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान है, ये यहाँ के राज्यपाल है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, पेंटानल वेटलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड कहा जाता है। हाल ही में भीषण आग की वजह से ये चर्चा में रहा, कहां पे स्थित है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ब्राजील। ब्राजील के अंदर एक चीज देखी गई है, अमेजन नदी भी वहां पे बहती है। और विश्व के सबसे ज्यादा अगर अमेजन नदी के आसपास जो मुहाने पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो विश्व की 20% ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। तो पूरे विश्व के लिए या धरती पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादित करने वाला ये राष्ट्र है। लेकिन अभी चर्चा में क्यों है कि उसके आसपास के जंगलों के अंदर क्या लगी, आग लगी, जिसकी वजह से पर्यावरण वनस्पति को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा पिछले 50 सालों से लोगों के द्वारा लगभग 20% जो वन अमेज़न नदी के मुहाने पे पाए जाते हैं, उनकी क्या कर दिया उन्होंने, कटाई शुरू
कर दी है, जिसकी वजह से भी इस पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें इसी की वजह से हो रही हैं कि हम लोग पृथ्वी की रक्षा या कह सकते हैं उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में क्या नहीं दे रहे, योगदान नहीं दे रहे। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो ब्राजील है ट्रॉपिकल वेटलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है ये। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार पिछले 50 वर्षों में अमेज़न का 20% हिस्सा काट दिया गया। अब देख लेते हैं विश्व के फेफड़े कौन से, अमेज़न के सबसे ज्यादा यही है, इन्हीं को फेफड़ा कहा जाता है। सबसे ज्यादा जल प्रवाह नदी कौन सी है, वो भी अमेज़न ही है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। जबकि सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करके ले जाने वाली नदी कौन सी है, वो अमेज़न है। अभी बात कर लेते हैं कुछ ब्राजील के बारे में। हाल ही में G20 का समापन किया गया, भारत की संदर्भ में अध्यक्षता की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया से हमने अध्यक्षता ली थी, 1 साल तक भारत ने रखी। G20 का भारत मंडपम के थ्रू सभी जो G20 के जो देश थे उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए। हालांकि चाइना और रशिया को छोड़ करके वो नहीं आ पाए किसी कारणों की वजह से। इसके अलावा अन्य देश और पर्यवेक्षक देश भी इसमें अंदर शामिल हुए। तो वर्तमान में G20 की जो अध्यक्षता है वो किसको सौंपेगी, ब्राजील को सौंपेगी। ब्राजील की राजधानी का नाम क्या है, ब्राजीलिया है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कॉफी उत्पादित करता है कौन सा राष्ट्र है, उसका नाम ब्राजील है। विश्व की 1/3 कॉफी उत्पादित करने वाला राष्ट्र कौन सा है, वो है कौन, ब्राजील है। ब्राजील की अगर बात हो रही है, फुटबॉल की बात नहीं हो तो भी अपने आप में बेमानी है। तो ब्राजील जो है अभी तक विश्व के अंदर 5 बार विश्व फुटबॉल कप जो फीफा के द्वारा आयोजित किया जाता है उसके अंदर 5 बार जो है वो फुटबॉल कप का विजेता बन चुका है। तो ये सारी चीजें आपने स्लाइड के माध्यम से ये सारी चीजें आपने जानी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसकी नियुक्ति के लिए 3 महीने पहले तक सभी नामों को उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करी गई है। इस प्रकार के जो ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिस समय ये देखा जाता है कि राज्य सरकारें अपने चहेते अफसर को डीजीपी बनाने का प्रयास करती रहती हैं, और इसी के संदर्भ में जो पुलिस अफसर है उनकी सीनियरिटी का भी ध्यान नहीं रखा जाता और अपने चहेते लोगों को वहां पे पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसी के संदर्भ के अंदर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया एक निर्णय, जिसके अंदर उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस प्रकार का एक निर्णय लिया कि अगर आपको डीजीपी किसी भी राज्य का प्रमोट करना है किसी राज्य ने, तो आप 3 महीने पहले हमारे पास 3 लोगों के नाम भेजेंगे। इसके अलावा कुछ और शर्तें रखी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसी शर्तें रखी हैं जिसकी वजह से राज्यों की जो स्वच्छंदता है वो क्या हो सके, खत्म हो सके। और इसी के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डीजीपी। डीजीपी किससे, पुलिस विभाग। तो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वही किसी राज्य का क्या बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये कौन से होते हैं, डीजीपी रैंक के होते हैं, और यही उस राज्य का पुलिस का सर्वेसर्वा होता है। जबकि मुख्य सचिव किस में होते हैं, ये होते हैं आईएएस होते हैं। तो मुख्य सचिव आईएएस होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं आईपीएस। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो डीजीपी रैंक का जो प्रमोशन यहाँ पे जो क्या होती है, इसके जो अभी डीपीसी जो बनती है, तो डीपीसी जो कहां होती है, संघ लोक सेवा आयोग के अंदर ही आईपीएस की होती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 महीने पहले तक क्या करना होगा, पैनल तैयार करना। अब शर्तें जो है वो यूपीएससी के द्वारा राज्यों को जो लाद दी गई हैं वो आप एक बार सुने, देखिए आप। तो वेतन मैट्रिक्स का जो लेवल वो कितना होना चाहिए, L16 होना चाहिए। सेवा अवधि आपको 30 साल चाहिए। अगर कोई जूनियर अफसर भी है, आप उसको मतलब सीनियर बनाना चाहते हैं, अपने राज्य का डीजीपी बनाना चाहते हैं, तो मैंडेटरी है कि उसके पास में 30 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए। पैनल में उन्हीं का नाम होगा जिनकी 6 महीने से अधिक की सेवा होगी। आप इससे ज्यादा जो है वो किसी भी आदमी को वहां पे लेकर के नहीं आ सकते। जिसका 3 महीने का टेन्योर हो और आप उसको डीजीपी बनाना चाहते हो, तो ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है। चलिए, पैनल में अफसरों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी। आपने 6 भेज दिए, 8 भेज दिए, 10 भेज दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको 3 ही भेजने पड़ेंगे। इसके अलावा तो तीनों जो भेजे जाएंगे वो वरिष्ठ ही होंगे। अगर आप चौथा भेजते हैं तो सरकार को उसका स्पष्टीकरण देना होगा कि आपने चौथा क्यों भेजा है। इसके अलावा कोई अधिकारी डेपुटेशन पे है, कोई अधिकारी अगर डेपुटेशन पे है और वहां से अगर वो कार्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसको इस लिस्ट के अंदर आप नाम उसका नहीं भेज सकते। इसके अलावा इसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट है उसके अंदर 10 साल का आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा और आपका कार्यकाल का भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपकी एसीआर जो है वो भी कितने साल की होनी चाहिए, 10 ईयर्स की होनी चाहिए। और वरिष्ठ आधार के नाम पे भेजनी होगी, अगर नहीं तो कारण बताना होगा। प्रतिनियुक्ति में तैनात अफसर कार्य मुक्त नहीं हुआ तो समिति उसमें विचार नहीं करेगी। इस प्रकार की चीजें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीजीपी का जो चयन किया जाता है, किसी राज्य के द्वारा जो नाम भेजे जाते हैं, उसी के सहमति के संदर्भ में इस प्रकार की गाइडलाइन आई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10।
भारत के किस खिलाड़ी को पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से अभी नामित किया है? अभी 5 ऐसे प्लेयर हैं, 5 ऐसे खिलाड़ी हैं और वो 4 देशों से संबंध रखते हैं, 4 कंट्रीज के नाम से हैं, जिसके अंदर भारत के जो एक उभरते हुए स्टार हैं और उन्होंने ओलंपिक के अंदर भी भारत का नाम रोशन करा और उन्होंने भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता। और इसके अलावा बात करी जाए या क्या बात करें, उन्होंने कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, इसके अलावा बहुत सारी जितनी भी विश्व के अंदर अनेक प्रकार की जो स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं भाला फेंक के अंदर, तो नीरज चोपड़ा का जो स्थान है वो अपने आप में अव्वल रहता है, उन्हीं के नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अभी 5 खिलाड़ियों को नामित किया गया कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो एथलीट है वो किसको दिया जाएगा, तो ये जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा नीरज चोपड़ा को। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो नीरज चोपड़ा है, टॉप 5 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जिसके अंदर भारत के नीरज चोपड़ा भी है। इसमें अभी तक जो पुरस्कार है वो कब दिया जाएगा? 11 दिसंबर को दिया जाएगा। तो अभी तक 5 लोग हैं इसके अंदर, अभी तक उनमें शामिल देख करके देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा उम्दा रही है। हालांकि जो 5 लोग हैं वो अपने आप में अपने सेक्टर के लिए सबसे उम्दा प्लेयर है। उन्हीं में से जूरी को देखना होगा कि कौन सा प्लेयर इस साल के लिए सर्वश्रेष्ठ जीता गया है। चलिए, तो 4 देशों के 5 खिलाड़ी हैं 2023 में जिनका प्रदर्शन सबसे उम्दा रहा था। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों में एनिमल केयर सेंटर बनाने की घोषणा करी गई है? आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है कि इसके अंदर सब जगह के अंदर शेल्टर के तौर पे एनिमल जो है वो कह सकते हैं बेजुबान जानवर हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो अपनी बात किसी को बताने वाले नहीं है। इसी को संबंधित संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रकार की पहल करी है जहां पे इनको शेल्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल की गई है और अगर इनके मंत्री की बात करी जाए तो भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। उद्देश्य क्या? बीमारों और हादसे में घायल जानवरों की देखभाल करने के लिए इस प्रकार का प्रोजेक्ट अभी लाया गया। देश के सभी जिलों के अंदर एनिमल केयर सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं, वन की बात हो रही है तो देश में देखते हैं कि कितने प्रकार के वन तो कह सकते हैं वनों का जो प्रतिशत है, हालांकि वो 33% होना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर इतना है नहीं, लेकिन फिर भी कितना है उसके बारे में करेंगे बात। भारत के अंदर 24.62% भाग पर क्या है, भौगोलिक भाग पर वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भारत के यहाँ पे पाए जाते हैं क्षेत्रफल की बात करें। लेकिन वनों के प्रतिशत की बात करी जाए तो वहां पे मिजोरम है। तो मिजोरम के अंदर 85.41% क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं तो हरियाणा में, मात्र कितना है 3.5 से लेकर के 4% के आसपास वनों की जो संख्या है। तो भारत के अंदर सबसे कम अगर पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार वन तो है हरियाणा राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करी जा रही है तो एमपी है, प्रतिशत की बात करी जा रही है तो मिजोरम है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किस देश में 12,000 से ज्यादा निवासियों को ऑस्ट्रेलिया द्वारा शरण दी जाएगी जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने से डूबने की कगार पे वो पहुंच गए? अब ऐसे कौन से 12,000 लोग हैं और जिनको शरण कौन देने वाला? ऑस्ट्रेलिया देने वाला है। कारण क्या रहा? जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र के किनारे पे बसा हुआ विश्व का चौथा सबसे छोटा देश, तीसरा सबसे छोटा आबादी वाला देश, जिसका नाम है एक छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ एक छोटा सा देश, नाम है उसका तुवालू। तो तुवालू के अंदर उसका जो जल स्तर है समुद्र के किनारे वो तो बसा हुआ था, जल स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है और जिसकी वजह से उन लोगों को अपने घर छोड़ करके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या लेनी पड़ रही है, शरण लेनी पड़ रही है। आंसर हो जाएगा तुवालू। देखते हैं तुवालू विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हम सब लोगों को पता है रसिया है, जबकि सबसे छोटा देश कौन सा है तो वो वेटिकन सिटी है। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से बात करी जाए तो तीसरा सबसे छोटा देश है और सबसे अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने इस बार चाइना को पीछे छोड़ करके नंबर 1 पोजीशन ले ली है जनसंख्या की दृष्टि के लिहाज से। अब देखते हैं मध्य प्रशांत सागर के क्षेत्र में 9 द्वीपों का एक छोटा सा देश था जिसमें लगभग 12,373 की आबादी वाला देश और 26 किलोमीटर के छोटे से दायरे के अंदर ये तुवालू देश स्थित है। लेकिन प्रकृति की मार की वजह से उनके निवासियों को अपना घर आसियाना छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या करना पड़ रहा है, भागना उनको पड़ रहा है। कारण क्या है? समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से इस प्रकार की चीजें हो रही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। माउंट एवरेस्ट के नजदीक 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर द्वारा जंप करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? नाम हो जाएगा उनका शीतल महाजन। शीतल महाजन इस कारनामे को करा है और उन्होंने सबसे पहली बार हेलीकॉप्टर द्वारा जंप करा है और कितने 21,500 फीट की ऊंचाई पे।
चलिए, तो शीतल महाजन है ये, चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से, इस पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका ऑलरेडी। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने की तरफ से इन्होंने स्काई डाइविंग किया कर उसको पूरा किया है। अपने आप में साहसिक कार्य है। शीतल महाजन ने इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया। इससे पहले वो पद्मश्री से भी वो क्या हो चुकी है, सम्मानित हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 8,848 मीटर, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसका स्थान है माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही है। संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। विश्व में ऐसी करने वाली महिला सिर्फ वो अकेली बनी है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। लेकिन प्रश्न दूसरा आपसे मैं पूछ रहा हूं कि विश्व के अंदर सबसे पहले किस महिला ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, उनका नाम क्या था? जुनको ताबे। ये कहां की रहने वाली है? ये जापान की रहने वाली है। फिर एक अगला प्रश्न अपने आप में स्टडी का प्रश्न है कि विश्व के अंदर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, चाहे पुरुष की बात करें चाहे महिला कैटेगरी की बात करें, सबसे पहले किसने चढ़ाई करी थी? तो उनका नाम था एडमंड हिलेरी, और उनके साथ में एक शेरपा थे जिनका नाम था तेंजिंग दोर्जे। ये कहां के रहने वाले थे? ये नेपाल के रहने वाले थे। इन दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। तो चलिए, ये भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। शीतल महाजन के थ्रू आपने जाना कि माउंट एवरेस्ट के अंदर सबसे पहले चढ़ाई किसने करी थी। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर प्लांट मैनेजमेंट अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो 2023 का आयोजन वहां पे किया जा रहा है। चलिए, हैदराबाद में 15 से लेकर के 18 नवंबर के बीच में किया जा रहा है। 1972 में स्थापित प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पौधों की सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी क्या भूमिका निभाई थी। 2022 के अंदर 50 साल हो गए इसको, इसलिए उसने अपनी क्या बनाई है, स्वर्ण जयंती को भी मनाया। उद्देश्य क्या? पादप स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित अनेक प्रकार के अनुसंधानों को उनको क्या करना, क्रियान्वित करना। उद्यमिता के क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता में वैश्विक अवसरों का भी क्या लगाना, उन्होंने पता लगाना। चलिए, अब बात अगर हैदराबाद की हो रही है तो फिर बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की भी। भारत के अंदर सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला अगर कोई राज्य था, उसका नाम था हैदराबाद। कौन सी कमेटी के द्वारा बनाया गया था इसको? तो फजल अली आयोग के द्वारा इसको बनाया गया था। राजधानी वर्तमान में इसकी कौन सी है? अमरावती है। और अभी देश का जो 25वां उच्च न्यायालय जो है वो कहां पे बनाया जा रहा है? ये भी अमरावती में ही बनाया जा रहा है। हालांकि हैदराबाद उसकी राजधानी पुरानी रही है, लेकिन अभी अमरावती में उसको शिफ्ट करने का विचार चल रहा है, और वहीं पे भारत का 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अलावा पहला कौन सा था? तो वो था कौन सा? इलाहाबाद। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो जान रहे हैं वो संख्या 15। संयुक्त राष्ट्र या कह सकते हैं संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2023 का पुणे में भारतीय सेना के किस देश की सेना के साथ में एक संयुक्त अभ्यास अभी कंडक्ट किया गया? आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, भारत सबके साथ में संयुक्त सेना अभ्यास करता रहता है। और इसी के क्रम के अंदर मैत्री शक्ति जो अभ्यास है वो किसके साथ में हमने कंडक्ट किया? ये किया हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ में। चलिए देख लेते हैं इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि भारत जो है वो किस किस अन्य देशों के साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। तो देखते हैं श्रीलंका के साथ में तो हमने कौन सी करी है? मित्र शक्ति करी है। और अब बात कर लेते हैं भारत और कजाकिस्तान के मध्य पिछले दिनों में काफी ये चर्चा भी था, ऑपरेशन काजिंद है, और भारत और सिंगापुर नौसेना के बीच में सिम्बैक्स किया जाता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ में किया जाता है। और शक्ति के अलावा अगर बात करें अगर फ्रांस के साथ में तो गरुड़ शक्ति है और वरुण, गरुड़ शक्ति और वरुण, ये भी हम किसके साथ में? फ्रांस के साथ में कंडक्ट करते हैं। शक्ति अभ्यास हम थल सेना के साथ में करते हैं, वरुण अभ्यास हम किसके साथ में करते हैं? नौसेना के साथ में करते हैं, जबकि गरुड़ अभ्यास हम किसके साथ में करते हैं? वायुसेना के साथ में करते हैं। तो ये जो फ्रांस के साथ में होने वाले तीनों प्रकार के अभ्यास है। इसके अलावा गरुड़ शक्ति और है, वो आप अलग इसको प्रकार से बांट सकते हैं। ये किसके साथ में? ये भारत और इंडोनेशिया। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मित्र और मैत्री में फर्क देखिएगा। मैत्री जो है वो किसके साथ में कर रहे हैं? भारत और थाईलैंड के साथ में कर रहे हैं, जबकि संप्रति किसके साथ में कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ में। सूर्यकिरण किसके साथ में कर रहे हैं? नेपाल के साथ में कर रहे हैं। नोबेडी किसके कर में है? मंगोलिया के साथ में कर रहे हैं। और एक्वरन किसके साथ में? मालदीव के साथ में। इसके अलावा हम लोग ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, और छोटे छोटे अन्य देश हैं जिनके साथ में भी इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहते हैं। और कारण एक ही है कि रणनीतिक साझेदारी
रणनीतिक साझेदारी और आपसी जुड़ाव और जॉइंट एक्सरसाइज। इस प्रकार के अभ्यास हम इसी उद्देश्य से करते रहते हैं। चलिए, आज के सेशन के अंदर हमने जाने 15 प्रश्न, लेकिन 15 प्रश्नों तक ही आपका सेशन खत्म नहीं हुआ। अब की जो अगली जो सीरीज है, यह कह सकते हैं अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है। आप इसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताएंगे कि आपने इसका प्रश्न का जवाब कैसे दिया, और हम जांचेंगे उसको कि आपने सवाल सही का जो जवाब है वो सही दिया या नहीं दिया है। तो प्रश्न को आप पढ़ पा रहे हैं, किस कंपनी के द्वारा नाबालिगों के लिए एआई चैटबॉट जो बर्ड है उसका लॉन्च किसने किया है। वो जो अभी जो चारों जो कंपनी उसके बारे में आप बताने वाले। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ ले, किस कंपनी के द्वारा नाबालिगों के लिए एआई चैटबॉट बर्ड लॉन्च किसने किया, इसके बारे में आपको प्रश्न के माध्यम से उत्तर हमें देना है। ये किसके लिए आप कैसे देंगे, आप हमारे को कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हमारे को उत्तर आप दे सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।